कक्षा 8 के सभी स्टूडेंट्स का कक्षा 8 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है आपका और आपका इस चैनल पर वेलकम है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्नावली 2.4 के। और प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक का वीडियो का लिंक लगा दिया है। तो वहां पे जाकर सबसे पहले आप 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों को देख के आए और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 वाला वीडियो देखे स्टूडेंट से। और इसी के साथ मैंने कमेंट्स बॉक्स में इसी चैप्टर आपका जो 2 चैप्टर है इसकी सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया है। तो वहां कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस प्लेलिस्ट की सहायता से सभी वीडियो को आप देखें। तो प्रश्न नंबर 5 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो स्टूडेंट्स आपके सामने ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को सुनकर प्रश्न को समझिए स्टूडेंट्स। प्रश्न आपके सामने है, सोबो की माँ की आयु सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 साल बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों की वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करनी है। और सोबो है और सोबो की माँ है और सोबो की जो वर्तमान आयु है उससे 6 गुनी माँ की आयु है। तो पहले मैं मान लेता हूँ सोबो की वर्तमान आयु मान लेता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न में ध्यानपूर्वक आप देखिए। माना कि सोबो की आयु में मान लेता हूँ, माना कि सोबो की जो आयु है वो मान लेता हूँ। माना कि सोबो की आयु, सोबो की जो आयु है वो x वर्ष है, इसे मान लेता हूं। सोबो की जो आयु है वो x वर्ष है, ठीक है। तथा प्रश्नानुसार उसकी माँ की आयु, प्रश्न के अनुसार उसकी माँ की आयु 6 गुना x, 6x होगी। मतलब माँ की जो आयु है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है, मतलब वो 6 गुना बड़ी है उससे। तो जब सोबो की आयु x मान ली तो माँ की आयु कितनी होगी, उससे 6 गुना ज्यादा बड़ी होगी। तो मैंने सोबो की आयु जो x ली थी उसकी आयु को यदि मैंने 6 से गुना कर दिया तो जो 6x आएगा, 6x वर्ष जो है वो किसकी आयु होगी, उस सोबो की माँ की आयु हो जाएगी। किसकी आयु होगी, सोबो की माँ की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में ध्यान दीजिए आगे। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। मतलब 5 साल बाद सोबो की आयु, तो 5 साल बाद किसकी आयु बता रहा है, सोबो की। सोबो की मैंने कितनी मानी है, x, और x का 5 साल बाद मतलब x + 5 है। 5 साल बाद में सोबो की आयु उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो माँ की तो वर्तमान आयु लेनी है, लेकिन माँ की तो वर्तमान आयु लेनी है लेकिन सोबो की 5 साल बाद की आयु लेनी है। तो सोबो की 5 साल बाद की आयु निकालूंगा, लेकिन माँ की 5 साल बाद की आयु नहीं निकालनी। ध्यान रहे, माँ की 5 साल बाद की आयु नहीं निकालनी है, सोबो की 5 साल बाद की आयु निकालनी है। तो मैं यहां लिख दूंगा सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु। तो बताओ सोबो की वर्तमान आयु कितनी है, x। 5 साल बाद में कितनी साल का हो जाएगा सोबो, 5 साल बाद में सोबो कितनी साल का हो जाएगा जी, x + 5 वर्ष का हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार सोबो की 5 साल बाद की जो आयु है, ये लो मैंने सोबो की 5 साल बाद की आयु लगा दी है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हैं, सोबो की 5 साल बाद की जो आयु है, मतलब ये जो है
उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु क्या कहाँ है, आपको दिखाई दे रही है शायद। माँ की वर्तमान आयु कहाँ है, ये माँ की वर्तमान आयु है। ये माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x है। माँ की जो वर्तमान आयु स्टूडेंट्स वो आपकी 6x है। तो प्रश्न वाला क्या कर रहा है, फिर से समझिए। सोबो की 5 साल बाद की आयु, मतलब ये सोबो की माँ की वर्तमान आयु मतलब 6x की 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब ये हुआ, यदि माँ की वर्तमान आयु का तीसरा जो हिस्सा है, माँ की वर्तमान आयु का 3 हिस्सा करे, तीसरा जो हिस्सा है वो सोबो की 5 साल बाद की आयु होगी। ये प्रश्न में कह रहा है, आपको क्या बोल रहा है, फिर मैं बता दूं। सोबो की 5 साल बाद की आयु, सोबो की 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो सोबो की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। ये 1/3 है, ये 1/3 है। 1/3 का मतलब ये तीसरा हिस्सा है। तो इसको तीसरा हिस्सा बनाने के लिए इसमें 3 का भाग अपने को देना पड़ेगा। 1/3 का मतलब ये हो गया। कौन सी 1/3 है, सोबो की आयु 1/3 किससे है, सोबो की माँ की आयु से है। तो सोबो की माँ की आयु कितनी होगी, 6x होगी। 6x है सोबो की माँ की 5 साल बाद की आयु नहीं है, ध्यान रहे। सोबो की माँ की तो वर्तमान ही है, लेकिन सोबो की आयु 5 साल बाद की है। तो सोबो की 5 साल बाद की जो आयु है वो सोबो की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। सो सोबो की माँ की वर्तमान आयु बना दी मैंने। वर्तमान आयु कितनी है, 6x है, इसको 1/3 मैंने बना दिया। 1/3 का मतलब ये हो गया 1/3 हिस्सा। 1/3 इसीलिए मैंने इसको 1/3 से गुणा कर दिया। और ये तो 1/3 थी, ये तो 1/3। जैसे 1/3 का मतलब मैं बता दूं, जैसे ये 5 साल है तो ये 15 साल है। ये 5 तो 15 का 1/3 हिस्सा कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से तो यहां से इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, ये 2x आ गया। यहां से ध्यानपूर्वक देखिए आप, 5 यही रहेगा, 2x उधर ही रहेगा। लेकिन ये x जो है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट से, माइनस का हो जाएगा। यहां से अब 5 बराबर x आ गया, 5 बराबर x आ गया। ये हो गया अपना। अब अपने से क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न में देखिए उनकी आयु ज्ञात कीजिए, मतलब उन दोनों की वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करनी है। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अतः सोबो की आयु कोष्टक में x बराबर 5 वर्ष। सोबो की जो वर्तमान आयु है वो 5 साल आपके सामने आ गई, तथा उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ सोबो से 6 गुनी बड़ी है, 6 गुना बड़ी है। तो 6x होगी, मतलब 6 गुना 5 होगी। तो माँ की जो आयु है वो आपके सामने स्टूडेंट से, माँ की आयु आपके सामने आ चुकी है। माँ की आयु है वो आपके सामने कितनी आ गई, माँ जो है वो सोबो से 6 गुना बड़ी है। तो माँ की जो आयु है वो स्टूडेंट्स आपके सामने कितना आ गई, माँ की जो आयु है वो 30 आ गई, और सोबो की आयु है वो 5 वर्ष आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स माँ की जो आयु है वो 30 वर्ष आ गई, और सोबो की जो आयु है वो 5 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। तो ध्यानपूर्वक इसको मैं फिर बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए स्टूडेंट्स। देखो मैंने सोबो की वर्तमान आयु x ली, ठीक, कितनी ली, x ली, ठीक है। उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 6 गुना बड़ी है, 6x होगी, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद सोबो की वर्तमान आयु कितनी ली, x ली, तो 5 साल बाद में कितनी होगी, x प्लस 5 होगी, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न में क्या कर रहा है, सोबो की 5 साल बाद की जो आयु है वो माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। तो मैंने माँ वाली माँ की जो वर्तमान आयु 6x है उसका 1/3 कर दिया। 1/3 का मतलब उसको 1 से 1/3 से गुणा कर दिया। तो 3 दूनी 6, 2x, ये x इधर गया तो माइनस का, 2x में से x कटेगा तो x ही बचेगा।
और ये 5 आ गए। अतः सोबो की आयु पोस्ट मैक्स बराबर 5 वर्ष तथा उसकी माँ की आयु 6x मतलब 6 गुणा 5 30 वर्ष हो गई। ये हो गया जी, प्रश्न नंबर आपका 5 हो गया स्टूडेंट्स। और आप इसको आप अपनी नोटबुक में जो आपने फेयर नोटबुक बना रखी है उसमें इसको अंकित कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स अपना जो तरीका है आपके आराम से इसी तरीके से करना, आपको कहीं कहीं साफ सफाई से कार्य करना, आपको साफ सुथरा कार्य करना है, इसी तरीके से करना है। तो आपको सही साफ दिखाई दे रहा है, वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद में आराम से आप इनको अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना और इसको वीडियो को 2 बार कम से कम देख के समझ लेना स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 6 वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक समझिए। महुली गांव का नाम है, किसी गांव का नाम है महुली गांव। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। देखो महुली गांव है और महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड एक तंग जो है, तल आएगा यहाँ, तंग नहीं आएगा, तो आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। कितना है स्टूडेंट्स? 11:4 का अनुपात है। मतलब उस आयताकार भूखंड बनाने के लिए सुरक्षित है। एक वैसे मैदान है, उस मैदान को अपने को एक आयताकार भूखंड अपने को बनाना है और उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 में है। किस अनुपात में? 11:4 में है। तो आगे देखिए, ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ की लंबाई कराने में, इस भूखंड की बाढ़ की लंबाई, बाढ़ जो होती है भूखंड के चारों ओर जो कंटीले तारों से बाढ़ बनाई जाती है, कंटीले कांटों से बाढ़ बनाई जाती है, उसे बाढ़ करवाने के लिए ध्यानपूर्वक देखिए, ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ करवाने में 100 रुपए बाढ़ करवाने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 वे करने होंगे। 75,000 रुपए वे करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? भूखंड की माप। तो प्रश्न नंबर 6 में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। और जो आयताकार भूखंड है उनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो प्रश्न में आपको दे रखा है। ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न अनुसार लंबाई अनुपात चौड़ाई, प्रश्नानुसार लंबाई अनुपात चौड़ाई जो है वो कितनी दे रखी है आपको? 11:4। प्रश्न के अनुसार लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 11:4 है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है स्टूडेंट्स वो 11:4 है। अब देखना, माना कि आयताकार भूखंड, माना कि आयताकार जो भूखंड है, मैंने लगा दिया आयताकार भूखंड में आगे देखना, जो आयताकार भूखंड में जो लंबाई है वो लंबाई देखना कितनी हो गई? 11x, तथा चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई देखना आपके सामने 4x। अनुपातों से देखो लंबाई चौड़ाई निकाल ली मैंने 84x का यूज करके। आगे देखना, अब देखो प्रश्नानुसार बाढ़ करवाने का कुल वे जो दे रखा है वो आपके सामने, बाढ़ करवाने का प्रश्न में जो कुल वे दे रखा है वो 75,000 रुपए है। कितने रुपए है जी? 75,000 रुपए। बाढ़ करवाने का कुल वे 75,000 रुपए है। कुल बाढ़ अर्थात परिमाप में,
किसका परिमाप? ध्यानपूर्वक देखिए, जो आयताकार बाढ़ है, ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे मान लो कि ये आयताकार भूखंड है। अब इसमें ध्यानपूर्वक सुनिए आप, ये जो बाढ़ है यहाँ से चला, मान लो बाढ़ करने के लिए यहाँ से चलेगा और इधर आएगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये पूरी बाढ़ हो जाएगी, उसकी पूरी बाढ़ हो जाएगी। अब इस पूरी बाढ़ का जो खर्चा है वो अगले में 75,000 रुपये लगेंगे। मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत जो उसके पास 75,000 रुपये है बाढ़ करवाने के लिए। अब किस हिसाब से करवा रहा है? 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। देखो 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बाढ़ करवा रहा है। मतलब 1 मीटर का कोई बाढ़ करने वाले है वो 100 रुपये ले रहे हैं। तो बताओ, यदि मैं 75,000 जो कुल रुपए है, यदि मैं इसमें 1 मीटर के रुपए का भाग दे दूं मैं, तो मेरे पास जो आएंगे 750 आएंगे। 750 से कुल बाढ़ की लंबाई आ जाएगी, कुल बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। देखो किस हिसाब से बाढ़ की लंबाई किस हिसाब से आ जाएगी, देखना। देखो पूरी बाढ़ की लंबाई, देखो पूरी बाढ़ की लंबाई अपने पास 1 मीटर बाढ़ का वेग, 1 मीटर बाढ़ का जो वेग है वो कितना आया, कितना ले रहा है? 100 रुपये ले रहा है। 1 मीटर बाढ़ का जो रुपए है वो 100 रुपये ले रहा है। तो अपने पास कुल रुपए कितने हैं? 75,000। कितने हैं? 75,000। तो 75,000 का कितना लगेगा? 1/100 और गुना में 75,000। तो कहने का मतलब, यदि कुल रुपयों में यदि मैं 1 मीटर बाढ़ करने का रुपये का भाग दे दूं, तो मेरे पास जो 750 आएंगे, ये 750 कुल बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। जैसे आपको कोई ये कहे कि 75,000 रुपए की अपने को, मान लो 75,000 रुपए है, 75,000 रुपए की अपने को मान लो एनीवन नोटबुक लानी है अपने को। नोटबुक कोई एग्जांपल लेते हैं, अपने नोटबुक लानी है और 100 रुपए की मान लो एक नोटबुक आती है, 100 रुपए की एक नोटबुक आती है। तो अपने पास बताओ 75,000 रुपए की कितनी नोटबुक आएंगी? तो 75,000 में अपन 100 का भाग दे देंगे तो अपने पास नोटबुकों की संख्या आ जाएगी। तो इसी तरीके से कुल बाढ़ अर्थात परिमाप जो है वो कितना आ जाएगा? 75,000 में अपन भाग दे देंगे किसका? 100 का भाग देंगे। 100 यहाँ पर क्या है? 100 यहाँ पर क्या है? 100 है 1 मीटर बाढ़ करवाने का व्यय है। 100 रुपये क्या है? 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ करवाई जाती है। तो यहाँ से इसको अपन हल करेंगे तो आपके सामने जो आएगा वो 750 आएगा और 750 परिमाप होगा और परिमाप का जो सूत्र है वो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। और यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, सामने 750 रहेगा और 2 का 2 हो गया, ये 11x हो गया और चौड़ाई जो है वो 4x आ जाएगी और ये 750 आ जाएगा। यहाँ से अपन इसको हल कर देते हैं तो ये 15x हो गया, ये 2 यहाँ गुना में उधर ही भाग में जाएगा तो 750 में भाग लग जाएगा किसका? 2 का। और ध्यानपूर्वक देखिए x बराबर 750 गुना ये जो है 750 बट्टा 2 गुना 15 और बट्टे में चला जाएगा तो 15 पंजो 75 हो गया, 50 हो गया और 2 का भाग और देंगे। देखो 750 में मैंने 15 का भाग दिया तो मेरे पास आएंगे 50। कितने आएंगे? 50 और 50 में अपन 2 का भाग देंगे तो मेरे पास 25 आएंगे। तो जो x की वैल्यू है, x का जो मान है वो मेरे पास 25 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट से? x का मान 25 आ गया। अब आगे अपने को क्या निकालना है? आगे निकालना है भूखंड की माप। भूखंड की माप का मतलब ये हुआ भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है अपने को। अब आगे देखिए आता है भूखंड की माप अपने को निकालनी है। प्रश्न वाला ये कह रहा है कि भूखंड की माप निकालनी है। माप का मतलब ये हुआ लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो अपन लंबाई निकाल देंगे और इसके आगे आप यहाँ से देखना तो लंबाई निकाल देंगे। लंबाई अपने पास कितनी है? 11x है लंबाई। तो 11 गुना x का मान अपने पास 25 आ गया और इसको अपन गुना कर देंगे। 25 से कम 25 दरअसल 2 हो गया, 25 से कम 25 2 27 हो गया तो 275 मीटर आएगी। लंबाई कितनी आ गई? 275
तथा चौड़ाई अपन निकालते हैं। चौड़ाई अपने पास कितनी है, 4x है, तो 4 गुना 25 है, तो 25 चौक 100 मीटर है। तो अपनी लंबाई जो है वो तो 275 मीटर आ गई, भूखंड की जो लंबाई है वो तो 275 मीटर आ गई, और जो चौड़ाई है वो अपनी कितनी आ गई जी, चौड़ाई है वो 100 मीटर आ गई। तो ये हो गया जी प्रश्न नंबर 6 जो है। प्रश्न नंबर 6 में आयताकार भूखंड की माप पूछा था। माप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई तो आ गई 275 और जो चौड़ाई आ गई वो आ गई 100 मीटर आ गई। तो ये हो गया जी। और ये ध्यानपूर्वक ये देखना, 275 यहाँ बाढ़ करवाने का कुल व्यय है, और 100 यहाँ पर 1 मीटर बाढ़ करवाने का व्यय है। तो यदि 200 यहाँ 750 ये जो 75,000 जो है, सॉरी 75,000 है, 75,000 जो है वो बाढ़ करवाने का कुल व्यय है, और 100 जो है वो 1 मीटर बाढ़ करवाने का व्यय है। तो यदि मैं कुल व्यय में 1 मीटर बाढ़ करवाने का व्यय का भाग दे दूंगा तो मेरे पास कुल बाढ़ की लंबाई जो है वो 7,500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7,000 नहीं 750 आ जाएगी। यहाँ एक जो गलती से लगी, कितनी आएगी जी, 750। देखो यहाँ पर 750 लिखा है। यदि अपन 75,000 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, और 750 ही बचेगा। तो यहाँ 1 जीरो लिखना है जी, 2 जीरो लिखी गई मेरे से, 1 जीरो ही लिखनी है आपको यहाँ। तो 750 आएंगे। 750 से क्या आ जाएगा, कुल बाढ़ अर्थात परिमाप। कुल बाढ़ का मतलब परिमाप ही होता है। जैसे ये आयत है तो इसमें ये चारों भुजाओं का जो योग है ना वो कुल बाढ़ ही होगा। जैसे मान लो खेत हो, भूखंड हो, ये तो चारों भुजाएं जो होंगी वो कुल बाढ़ होगी, और कुल बाढ़ को क्या कहते हैं, आयत में अपन परिमाप कहते हैं। तो ये परिमाप हो गया। परिमाप का मैंने सूत्र लगा दिया। 11x लंबाई है, चौड़ाई है, 15x हो गया, ये 2 बट्टे में चला गया। 750 बट्टा 2 और गुणा में है 15 भाग में चला गया। 15 का भाग है 750 में दिया तो 15 पंजो 75 हो गया, और 50 आएंगे, जीरो बच गए, और 50 में 2 का भाग दो, x का मान 25 आ गया अपने पास। x का मान कितना आ गया, 25। अब x का मान यदि यहाँ पर रख दे अपन, इसकी जगह x रख दे, x का मान रख दे कितना, 25 यहाँ पर रख दे, तो इसको अपन गुणा करेंगे तो 275, और इसको अपन गुणा करेंगे तो 100। तो आयताकार जो भूखंड है उसकी लंबाई तो 275 आ गई, और चौड़ाई जो है वो आपकी 100 आ गई। तो 25 से कम 25 असल की 2, 25 से कम 25 और 2 27। इस तरीके से 275 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये हो गया स्टूडेंट से। आप अपने नोटबुक में इसको अंकित कर लेना। तो ये प्रश्न नंबर 6 आपका हो गया स्टूडेंट से। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताइए स्टूडेंट्स, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चले अपन आगे वाले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स शायद इस तरीके का जो बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए, और ऐसा तरीका शायद आपको और कहीं कम ही मिलेगा देखने को। तो चले अपन प्रश्न नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 में ध्यान दीजिए। हसन नाम का कोई लड़का, हसन है, किसी नाम है किसी का, अब कौन है आगे देखिए। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए, हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए मतलब ड्रेस बनाने के लिए या पोशाक बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। कितने प्रकार का कपड़ा खरीदता है, 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर है, और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। देखो कमीज का कपड़ा खरीद रहा है, पतलून का कपड़ा खरीद रहा है। तो कमीज के जो कपड़े का भाव है वो तो 50 रुपए प्रति मीटर है, और पतलून के कपड़े का भाव है वो 90 रुपए प्रति मीटर है। आगे देखिए, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के कपड़े के लिए, यह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, मतलब कमीज का यदि वो 3 मीटर कपड़ा खरीद रहा है तो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तब पतलून का कितना खरीदता है, वो 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। मतलब 36 यदि वो बेचता है तो उसको 36,600 रुपये मिल जाते हैं उसको। तो
तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो उसने पतलून का जितना कपड़ा खरीदा वो अपने को प्रश्न वाले ने पूछा है अपने को कि पतलून का कितना कपड़ा खरीदा। तो देखो ध्यानपूर्वक देखिए, दो प्रकार का कपड़ा है, दो प्रकार का कपड़ा है, एक तो पतलून का कपड़ा है और एक कमीज का कपड़ा है। तो सबसे पहले प्रश्न में बात करें तो सबसे पहले प्रश्न में कमीज का कपड़ा है और कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर कपड़ा है, प्रति मीटर रुपए है। और पतलून का जो कपड़ा है उसका भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अनुपात अपने को दे रखा है, अनुपात जो है प्रश्न के अनुसार सबसे पहले अपन लिख देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, ये 3 मीटर कपड़ा, देखो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, बीच में आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आप ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यदि कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदे तो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो प्रश्न अनुसार कमीज का, प्रश्न अनुसार कमीज का कपड़ा अनुपात पतलून का कपड़ा, प्रश्न अनुसार कमीज का कपड़ा अनुपात पतलून का कपड़ा। मतलब यदि कमीज का कपड़ा जितना खरीदता है और पतलून का कपड़ा जितना खरीदता, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो कमीज का 3 और पतलून का 2, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 3:2। यदि कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं, अब देखना, अपन एक तरफ इस तरफ कमीज का कपड़ा, इस तरफ अपन कमीज का कपड़ा, इस तरफ अपन कमीज का कपड़ा ले रहे हैं और इस तरफ अपन पतलून का कपड़ा ले रहे हैं। कौन सा कपड़ा ले रहे हैं, इस तरफ अपन पतलून का कपड़ा ले रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक तरफ कमीज का कपड़ा ले लिया और एक तरफ पतलून का कपड़ा ले लिया। तो देखिए, अब देखिए, माना कि देखो, माना कि कपड़ा जो है, इसका कपड़ा बराबर और इसका कपड़ा बराबर, और ये जो माना कि शब्द यूज किया है मैंने, ये दोनों के लिए हो जाएगा। बताओ, कमीज का कपड़ा और पतलून के कपड़े का जो अनुपात है वो 3:2 है, 3:2 है। तो कमीज के कपड़ा कितना आएगा, 3x आएगा, और पतलून का कपड़ा कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, 2x आएगा। अब किस हिसाब से खरीद रहा है वो, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन में, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से तो कमीज का कपड़ा खरीद रहा है। तो मूल्य निकाले इसका, जब इसका क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य मतलब, क्रय मूल्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स बेचने वाला मूल्य या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मूल्य होता है मतलब बेचने वाला मूल्य, और क्रय मूल्य इसका निकाले मतलब कितना में खरीदा वो, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा वो। 50 रुपए किस हिसाब से खरीदा, 50 रुपए प्रति मीटर की। तो यदि 50 रुपए प्रति मीटर की दर से वो खरीद रहा है तो, और वो कितना खरीद रहा है, 3x से। तो बताओ क्रय मूल्य कितने में खरीदेगा वो, 50 गुना 3x, मतलब कि वो 150x रुपए में खरीदेगा। और इस तरफ निकाले, इस तरफ यदि क्रय मूल्य अपन निकाले, इस तरफ अपन क्रय मूल्य निकाले तो पतलून का कपड़ा किस हिसाब से खरीद रहा है वो, 90 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीद रहा है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 गुना 2x, मतलब कि ये कितना होगा आपका, 9 दूने 18। ये लो, देखो वो हसन जो है, हसनी कमीज का कपड़ा खरीद रहा है और पतलून का कपड़ा खरीद रहा है। तो हसनी के कमीज के कपड़े का मूल्य तो इतने रुपए में खरीदेगा, और पतलून का कपड़ा इतने रुपए में खरीदेगा। इस तरीके से वो इतने रुपए में खरीद रहा है वो।
कमीज का कपड़ा इतने रुपए में खरीद रहा है और पतलून का कपड़ा इतने रुपए में खरीद रहा है, इस तरीके से वो खरीद रहा है। आगे आप देखिए किस तरीके से अपन कार्य करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे देखना, वह बीच में से सवाल में देखना, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। ये 36,600 का मतलब ये हो गया 36,600 यहाँ क्या है, वो बेचा उनको, तो बेचने पर प्राप्त रुपए तो वो कितने में देखो। अब सबसे पहले अपने 12% और जो 10% दे रखा है, ये 12% और 10% क्या है, इनके ऊपर लाभ है, मतलब लाभ है 12% और 10% लाभ पर बेच कर क्रमशः, मतलब 12% तो किसका है, फर्स्ट नाम में कौन आ रहा है, कमीज आ रहा है। फर्स्ट नाम में बोर्ड पे भी मैंने कमीज लिखा है और क्वेश्चन में भी कमीज ही है, तो कमीज को मानेंगे अपन। तो कमीज का जो लाभ प्रतिशत है, कमीज का जो परसेंटेज है लाभ, वो 12 है और पतलून का वो 10% है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन लाभ निकालते हैं, लाभ अपन निकालते हैं, ऐसे लाभ अपन निकालते हैं। लाभ कैसे निकलता है, क्रय मूल्य गुणा लाभ बटा 100, उस हिसाब से निकलना है। क्रय मूल्य कितना है 150, 150 का कितना प्रतिशत बता रहा है, 12% बता रहा है, ठीक है। और इस तरफ लाभ अपन निकाले तो इस तरफ कितना रुपए है, 180x है, 150x है, ध्यान दे सॉरी x है, तो इधर 180x का कितना प्रतिशत हो, 10% है, ठीक है। अब दोनों का अपन निकाल देते हैं, 150x गुना 12/100 हो गया, तो अपन हल करते हैं इसको, 12/100 हो गया, 0 से 0 कट गई, 0 से अपन 0 काट देते हैं, ठीक है। और 10 और 15 को काट देते हैं, 10 और 15 को दोनों को 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिये 15 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 हो गया, और 2 का भाग अपन 12 में दे देते हैं तो 6 आ जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 36 18, मतलब कितना x आ गया, ध्यानपूर्वक देखिए 18x आ गया। उसको हल करते हैं, 180x गुना 10/100 हो गया, तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो आपके सामने ये तो सीधा हो गया, सीधा ही आ गया 18x आ गया, कितना x आ गया, 18x आ गया। अब अपन इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य निकालते हैं, इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, मतलब कमीज कितने में बेचा इसको, और इसका भी अपन विक्रय मूल्य निकालते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, खरीदा कितने में, 150x में, लाभ कितना हुआ 18x। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यदि विक्रय मूल्य निकाला जाता है तो क्रय मूल्य में से लाभ यदि जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो कि अपन कोई पेन 5 रुपए की खरीदी और अपने उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया, मतलब उसको कितने में बेचा, 7 रुपए में बेचा। बताओ 7 कैसे आया, 5 में 2 जोड़ेंगे तब आएगा, 5 क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदने का मूल्य, तो खरीदा कितने में, 150x में, और लाभ कितना हुआ, मेरे पास एग्जांपल जो लिया था उसमें 2 आया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 18x लाभ है, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो आपके सामने कितना बन जाएगा, 18 इसमें जोड़ दूंगा तो 8 बन जाएगा, और ये हो गया अपना 8 बन जाएगा, ये 168x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्रय मूल्य निकाले तो क्रय मूल्य कितना आया, 180x है, इसमें 18x अपन जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आपके सामने x है और ये 8 है, ध्यानपूर्वक देखिए x है, ये 8 है, ये 9 है, 198x हो गया, कितना हो गया, 198x हो गया। तो ये मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, दोनों का कितने में बेचा अलग अलग वो आ गया। अब प्रश्न के मुताबिक देखिए, यदि दोनों को वो बेचता है तो उसको 36,600 रुपए प्राप्त होता है। कितना रुपए प्राप्त करता है वो, 36,600 रुपए। अपने पास दोनों को बेचने पर कुल रुपए अपने पास दोनों को बेचने पर अपने पास अलग अलग आ गए, कितने कितने आ गए, प्रश्न अनुसार कुल रुपए, कुल यदि दोनों को बेचता है तो उसको 36,600 रुपए प्राप्त होते हैं। तो अपने पास यदि कमीज को बेचे तो उसको कितने रुपए मिले, 168x, और यदि पतलून को बेचे तो उसको 198x मिले। तो यहाँ से मैं 168x और यदि 198x को यदि मैं जोड़ दूं तो आपके सामने 36,600 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 36,600 रुपए मिलेंगे। और 36,600 को अपन क्या कर देते हैं,
36,600 को यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा सही नहीं दिखाई देगा आपको, 36,600। ठीक है, इसके बाद में देखना आगे, अब इनको हल करेंगे। x का जो मान आएगा, x का मान अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। x का मान ये किसका क्या है, ये है कमीज को बेचने पर प्राप्त रुपए, और मतलब कमीज का विक्रय मूल्य है और पतलून का विक्रय मूल्य क्या है, ये रहा। और इन दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो दोनों कपड़ों को अपन बेचेंगे तो प्राप्त रुपए आएंगे अपने पास कितने, 36,600 आएंगे। इसके बाद में देखो यहाँ से इसको हल करेंगे और हल करने पर x का मान जो आएगा वही अपने पास x का मान आएगा। तो इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप देखिए, हल करेंगे इसको। यहाँ पर हल कर देता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखिए, इनको हल करेंगे तो 6 हो गया और नोट 6 15 1 नोट 6 15 1 16 हो गया, 366 x बराबर 36,600। यहां से जो x का मान आएगा, यहां से अपन x का मान निकाल सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, यहां से अपन x का मान निकालते हैं स्टूडेंट्स। x का मान यहां पर निकाल रहा हूं। अब यहां देखिए, x का जो मान है वो 36,600 में 36,600 में भाग दे दूंगा 366 का, तो 366 का भाग दे दूंगा तो 366 एकम 366 मतलब 100 बचेगा, 100 आएगा। तो x का जो मान है वो 100 आ गया। कितना आ गया, x का मान है वो 100 आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में, यहाँ पर x का जो मान है वो 100 आ गया और यहाँ पर x है, ध्यान रहे, आपको मैं बता देता हूँ, कहीं आप गलत उतार लो आपके नोटबुक में। इसके आगे क्या पूछा है, उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अपने को पतलून का कपड़ा पूछा है, तो पतलून का कपड़ा का अनुपात कितना है, 2। तो पतलून का कपड़ा अपन कितनी माने हैं, 2x से, तो अपन लिख देते हैं अतः पतलून का कपड़ा, पतलून का कपड़ा। और पतलून का जो कपड़ा है वो कितना अपन निकाले, 2x माने थे, तो 2 गुना x, x का मान 100 है स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो पतलून का कपड़ा है वो 200 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया, पतलून का कपड़ा 200 मीटर आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। जो पतलून का जो कपड़ा है स्टूडेंट्स वो 2 गुना 100 और पतलून का जो कपड़ा है वो 200 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया स्टूडेंट्स, पतलून का जो कपड़ा है वो 200 मीटर आ गया। ये लो, ये आपके सामने पतलून का कपड़ा आ गया और पतलून का जो कपड़ा है वो 200 मीटर आ गया स्टूडेंट्स। ये हो गया जी। सबसे पहले मैं इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इसको अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है, सब देखो, कमीज का कपड़ा यदि 3 मीटर खरीद रहा है तो पतलून का कपड़ा 2 मीटर ही खरीद रहा है। तो कमीज के कपड़े और पतलून के कपड़े का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये जो क्या लिखा है मैंने, कपड़े के लिए लिखा है 3:2। यह कपड़ा पूरा लिख दिया तो यहाँ क्या लिख दिया, ठीक है। कमीज का कपड़ा और इधर पतलून का कपड़ा। देखो, माना कि कमीज का कपड़ा 3x हो गया और पतलून का कपड़ा 2x हो गया। अनुपात की सहायता से 3x और 2x से आ गया। इसके बाद में लिखना कपड़ा 3x और 2x। अब देखो, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, खरीद किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उस मूल्य को अपन क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य किस हिसाब से खरीदा, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़ा खरीद रहा है, किसका, कमीज का, और 90 रुपए प्रति मीटर की दर से पतलून का कपड़ा खरीद रहा है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य मतलब ये दोनों का क्रय मूल्य अपन निकालेंगे। कमीज का कपड़ा कितने रुपए में खरीदा और पतलून का कपड़ा कितने रुपए में खरीदा, ये देखिए। तो कमीज का कपड़ा कितना खरीद रहा है, 3x से, और किस भाव से खरीद रहा है, 50 रुपए प्रति मीटर। तो मैंने 50 को 3x से गुना कर दिया तो 150x जो है, 150x रुपए में वो कमीज का कपड़ा खरीद रहा है। इसी तरीके से मैंने 90 को 2x से गुना किया क्योंकि 90 रुपए प्रति मीटर की दर से पतलून का कपड़ा ये खरीद रहा है, तो 180x आ गया। तो 180x रुपए में खरीद रहा है और ये 150x रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। इसके बाद में मैंने लाभ निकाला परसेंट के अनुसार। कमीज के कपड़े के लिए 12% लाभ बता रहा है। यदि कमीज का कपड़ा खरीद कर वो वापस बेचे तो 12% लाभ से बेचेगा, और ये कपड़ा कितने प्रतिशत लाभ से बेचेगा, 10% लाभ से बेचेगा। तो मैं 150 का यदि 12% मैंने निकाल दिया, 150x वैसा का वैसा। 150x क्या है, 150x क्या अपन निकाले है, 150x
ये है 150x का यदि 12% निकाल दिया तो 18x आया, और 18x क्या आ गया, कमीज के कपड़े पर लाभ आ गया। और ये जो 180x है ये क्या है, पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य है, और इसका 10% मैंने निकाल दिया तो 10% 18x आया, और 18x क्या है, कमीज के कपड़े पर लाभ आया। अब यदि मैं क्रय मूल्य में यदि मैं लाभ जोड़ दूं तो दोनों कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब कितने में बेचा वो आ जाएगा। 150x क्रय मूल्य में मैंने लाभ जोड़ दिया तो 168 जो x है ये आ जाएगा कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेचा वो मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर पतलून के कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 180x है, लाभ जो 18x है, और इनको जोड़े तो 198x जो है वो पतलून के कपड़े का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, मतलब कितने में बेचा था वो आ गया। अब पर्सन के अनुसार दोनों प्रकार के कपड़ों को यदि वो बेचे तो कितने में बेचता है, पर्सन के अनुसार 36,600 में बेचता है। तो मैंने देखो ये तो कमीज के कपड़े का मूल्य, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, और ये पतलून के कपड़े का बेचता है तो मूल्य है, और अपने इन दोनों को जोड़े तो 36,600 लिख दिया। इसी तरीके से यदि इन दोनों को जोड़े अपने तो 366x हो गया। अब 366x से सामने 36,600 है, यहाँ से x का मान निकाले तो 366 का बाद 36,600 में देंगे तो 366 एकम 366 है, 100 बच गया, तो x का मान 100 आ गया। अतः अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पतलून का कपड़ा, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसने हसन नाम का जो लड़का है, या फिर जो मान लो कोई भी है, हसन नाम का जो लड़का है या आदमी है, वो जो है वो पतलून का कितना कपड़ा खरीद रहा है ये अपने से पूछा है। तो अतः पतलून का कपड़ा अपन कितने माने हैं, पतलून का कपड़ा ये माने हैं, अक्स का मान अपने पास कितना आया है, 100 आया है, तो 2 गुना अक्स मतलब 2 गुना 100 200 मीटर। तो उस हसन नाम के व्यक्ति ने कुल पतलून का कितना कपड़ा खरीदा है, 200 मीटर खरीदा है। तो यदि कमीज का पूछेगा तो बताओ कितना मीटर कपड़ा खरीदेगा वो, कमीज का यहाँ 3 गुना 100 मतलब कमीज का वो 3 गुना 100 मतलब कमीज का वो 300 मीटर कपड़ा खरीदेगा। तो ये प्रश्न नंबर 7 हो गया स्टूडेंट से, ये प्रश्न नंबर आपका 7 हो गया। तो इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट से आपके प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 ये 3 जो क्वेश्चन है ये मैंने इस वीडियो में करे हैं स्टूडेंट से। प्रश्नावली 2.4 के 3 क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में करे स्टूडेंट से। वीडियो में क्या होता है कि समझाना बहुत ही ज्यादा पड़ता है स्टूडेंट से, अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है आपको, इसलिए टाइम लगा। आगे वाले जो सवाल है वो मैं एक ही वीडियो में और करवा दूंगा आपको, और जल्द ही आपका अभी तक भी आपका सिलेबस जो है वो नहीं आया है स्टूडेंट से, और आपका ऐसा कहा जा रहा है कि 50% जो सिलेबस है वो आएगा 8 क्लास में, और 8 क्लास का जैसे सिलेबस आएगा मैं आपको बता कन्फर्म करा दूंगा। और इसी के साथ सिलेबस आने के तुरंत बाद में मैं आपको जल्दी एग्जाम के कम से कम 1 महीने पहले आपका कोर्स पूरा पक्का मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा स्टूडेंट से। और जैसे अब मैं जैसे अपने धीरे चल रहे उसी हिसाब से आप चलते जाओ, और जब तक सिलेबस नहीं आए तब तक, और सिलेबस आने के बाद में अपन बहुत ही जल्दी चलेंगे और आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास के लिए कमेंट्स जरूर से करें, साथ ही क्लास को लाइक करें, और यदि आपको आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने इसी के साथ अगले वाली नई क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके।